Hello everyone. Today I am going to continue the lectures, the points which we haven't covered yet. So in the last lecture we have seen about classes and object, and then we have seen about how to write a program in C++, and we have also created a class, we have also created an object, then we have seen how to access the data members and member function through the objects. So now after that we have seen the data members and member function in C++. So I already told you there are three types of access specifier. One is private, second is public, and last is protected. So all the three data members are useful in terms of security. We have seen the detail about how to write the private data members, then public data members, and protected members. I have told you that when I will teach you inheritance, then I will tell you how to write the protected data members. So now today we are going to see about features of OOP. That is the most important point. In that is the most important point in terms of examination. Okay, so data encapsulation, this is the first feature. Data encapsulation means binding code and data together into a single unit, which is known as a encapsulation. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था कि एक कैप्सूल होता है, इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन, राइट. सो अलग अलग कंटेंट्स उस मेडिसिन में रखे होते हैं. उसी तरीके से लेट्स सी द डायग्राम. सी प्लस प्लस में डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे सपोर्ट होता है. सो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शंस भी है. सो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, इन सभी को रैप करने का काम करेगा क्लास. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेटा एनकैप्सुलेशन. सो क्लास बाइंड्स द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. हमने जैसे हमने प्रोग्राम देखा है, तो प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या देखा है कि पहले क्लास आता है, उसके बाद डेटा मेंबर्स आते हैं, उसके बाद मेंबर फंक्शन आता है, तो उसके बाद मेन फंक्शन आता है. सो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ग्रुप करने का काम कौन करता है? क्लास करता है. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ डेटा एनकैप्सुलेशन. अगर आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस है, यहाँ पे भी मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस है. जो भी डेटा मेंबर्स है वो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे सकते हो आप, या फिर उसको पब्लिक एक्सेस क्लास के बाहर भी उसको यूज करवा सकते हो. तो इसको ही बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन या फिर डेटा हाइडिंग. क्योंकि डेटा हाइडिंग इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये डेटा मेंबर्स अगर प्राइवेट है तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, इसके लिए वो डेटा क्लास के बाहर क्या है? हाइड है. तो इसके लिए उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग. नेक्स्ट जो फीचर है ओओपी का, उसका नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्ट ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को फोन कॉल कर रहे हो, बराबर है, तो फोन कॉल करते वक्त सामने वाले को ये थोड़ी समझ में आता है कि आपका जो कॉल जा रहा है वो कौन से रूट से जा रहा है. इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ये सभी चीजें हिडन होती है यूजर से, राइट. सो एग्जाम्पल देखते हैं उसका. जैसे एक कार है, राइट. कार के अंदर बहुत सारी मेथड्स होती है, जैसे रिफिलिंग होता है, गेट फ्यूल होता है, सेट स्पीड होता है, गेट स्पीड होता है, ड्राइव होता है. ये कुछ मेथड्स है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे फ्यूल है, मैक्स स्पीड इसका कितना है. जब आप कोई भी कार परचेस करते हो तो आपको इंटरनल डिटेल्स पता नहीं होती, राइट. आपको एब्स्ट्रैक्ट वे में पता होता है कि भाई फ्यूल कहाँ पे डालना है, राइट, इसका मैक्स स्पीड क्या है, बट वो कैसे सेट किया गया है, फ्यूल का आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती. सो दैट इज कॉल्ड एज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. शोइंग ओनली द डिटेल्स विच इज नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड एज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इसका और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि होटल में अगर आप जाते हो तो आपको मेनू कार्ड दिखाई देता है. तो मेनू कार्ड में आपको सिंपली मेनूज दिखाई देते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन वहां पे नहीं दिखा देता, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. उसके बाद अगर आप कोई भी बुक लोगे, और एक एग्जांपल बताता हूं मैं. अगर आप बुक लोगे तो बुक में पहले आपको दिया जाता है सिलेबस, और सिलेबस के पीछे होता है उसका डिटेलिंग, राइट. सो दैट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. शोइंग ओनली द डिटेल, शोइंग ओनली द हाइलाइट्स एंड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आर समवेयर एल्स. बिकॉज अगर मैं यूजर हूं, अगर मैं कार यूज कर रहा हूं, तो मुझे क्या लेना देना है कि उसमें रिफिलिंग कैसा होता है, उसका गेट स्पीड क्या है, मैक्स स्पीड क्या है, राइट. मैं क्या इंश्योर करूंगा कि मुझे कार मिली है, मैं बेसिक चीजें समझूंगा, उसका इंटरनल वर्किंग से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है. समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का और एक डेफिनेशन ऐसा भी है कि वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास. सो दैट इज एन इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, उस पर से आपको समझ में आएगा. सो यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में पेरेंट्स दिए गए हैं, राइट, और उनका एक चाइल्ड है. तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इसमें कैसे आता है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं और आप हैं, आप आपके कुछ डेटा मेंबर्स खुद के भी है, प्लस कुछ चीजें आप आपके पेरेंट्स की भी यूज कर रहे हो. इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब क्या कि बेस क्लास से, अभी आपके पेरेंट्स क्या हो गए? आपके बेस क्लास हो गए.
उनसे कुछ वैल्यूज आप आपके इसमें यूज कर रहे हो, प्लस आपकी खुद की भी कुछ वैल्यूज है। मैं एक इक्वेशन बता रहा हूँ इनहेरिटेंस का, एक्सटेंड प्लस रीयूज। समझ लो, एक्सटेंड प्लस रीयूज। एक्सटेंड मतलब आपकी खुद की प्रॉपर्टीज कुछ है, और रीयूज मतलब आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आप कुछ क्या कर रहे हो, यूज रीयूज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस। इसका फायदा देखो क्या होगा, इसमें और एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये देखिए, एक क्लास है क्लास ए, और एक क्लास है क्लास बी। कुछ फंक्शन क्लास ए में लिखे हुए हैं, राइट, और ये क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है, उसको डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। उसके बाद जो पैरेंट क्लास इसका क्लास ए, उसको बेस क्लास भी बोलते हैं, पैरेंट क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, ये सेम टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास ए क्या है, ये पैरेंट क्लास है, और यहाँ पे क्लास बी क्या है, ये चाइल्ड क्लास है। तो क्लास बी अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज है, तो क्लास बी क्लास ए के वैल्यूज क्लास बी में एक्सेस कर सकता है, दैट इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस। मतलब अगर कोई चीज उसको रीयूज करनी है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसको सिर्फ रीयूज करनी है क्लास बी को, तो क्लास बी उसको फिर से नहीं लिखेगा, फिर से नहीं फंक्शन लिखेगा, फिर से नहीं इंप्लीमेंटेशन लिखेगा। वो सिंपली क्या करेगा, क्लास ए को इनहेरिट कर लेगा, जिससे क्लास ए की सभी चीजें क्लास बी में वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो ये थर्ड फीचर है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है कि एक चीज अलग अलग तरीके से करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखो यहाँ पे एक डॉग है, यहाँ पे एक कैट है, और यहाँ पे डग है, राइट। ये तीनों एनिमल्स है, यस तीनों एनिमल है। तो एनिमल अगर तीनों है, अगर एक साउंड नाम का मैं एक्शन उनको करने को बोलता हूँ, ठीक है, उनको बोलता हूँ कि साउंड ऐसा कुछ ट्रिगर करता हूँ, तो तीनों सेम है एनिमल, बट उनका इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। जैसे डॉग अलग तरीके से साउंड जनरेट करेगा, कैट अलग तरीके से साउंड जनरेट करेगी, और डक अलग तरीके से साउंड जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो डॉग कैन साउंड लाइक बॉ बॉ, आफ्टर दैट कैट कैन साउंड लाइक म्याऊ, राइट, एंड डक कैन साउंड लाइक क्वैक क्वैक। सो फंक्शन जो था वो सेम था, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्या था, अलग अलग। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोड हो रहा है, जैसे ये साउंड फंक्शन ये तीनों पे ओवरलोड हो रहा है, मतलब मैं तीनों को दे रहा हूँ एक ही टाइम पे, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन क्या है, तीनों का अलग अलग है। समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप आते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम उनकी असाइनमेंट्स लेने वाले हैं तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। आई होप फीचर्स ऑफ ओओपी आपको समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ फीचर्स ऑफ ओओपी। डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, बाइंडिंग और रैपिंग ऑफ कोड टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। और आप बाइंडिंग कैसे कर रहे हो, आप आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर बाइंड कर रहे हो, राइट। अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे क्लास कैसे लिखते हैं, तो आप क्लास लिखते हो, उसके अंदर डेटा मेंबर्स लिखते हो और मेंबर फंक्शन लिखते हो, उसके बाद क्लास क्लोज करते हो, राइट। तो इनको रैपिंग बोलते हैं। और इसके एग्जांपल के लिए मैंने आपको कैप्सूल का एग्जांपल दिया था कि कैप्सूल के अलग 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 पार्टिकल्स होते हैं, और उसके ऊपर होता है कैप्सूल, राइट। तो वो डेटा मेंबर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर। सेकंड चीज होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स ओनली एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। तो जितनी जिसको जरूरत है उतनी ही चीजें उसको शो होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये कार का भी एग्जांपल दिया, और उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया होटल का, मेनू कार्ड का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोला तो मेनू कार्ड इमीडिएटली आपके सामने आना चाहिए कि मेनू कार्ड पे क्या होता है, सिंपली लिस्ट ऑफ आइटम्स। उसका इंप्लीमेंटेशन कहीं पे किचन में होता है, जहाँ पे वेटर क्या करता है, उसको क्रिएट करता है, राइट। सो दैट इज इंप्लीमेंटेशन इज हिडन फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। जब एक क्लास या फिर एक बंदा कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करता है उसके पेरेंट्स से, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चाइल्ड जो है कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है पेरेंट्स से, प्लस उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंस, मतलब खुद की कुछ प्रॉपर्टी यूज करना और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी रीयूज करना, इसको बोलते हैं एक्सटेंड प्लस रीयूज। सो दैट इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल में बताया कि क्लास ए में अगर कुछ फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो क्लास बी को अगर वो फंक्शन फिर से बनाना है, तो वो फिर से लिखते नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, सिंपली क्लास ए को इनहेरिट कर लेगा, और क्लास ए के सभी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन को क्लास बी में क्या करेगा, लिख लेगा। सो ये रीयूज हो रहा है। सो दैट इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक टास्क अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अलग अलग एनिमल्स है, अगर मैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दूं साउंड, तो अलग अलग तरीके से वो क्या करने वाले हैं, साउंड जनरेट करने वाले हैं। तो फंक्शन सभी को सेम था, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंटेशन क्या किया, अलग अलग। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी इसका एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं, कि लेट्स से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, जैसे एरिया नाम का एक फंक्शन है, राइट। तो आप ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो,
रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं अलग अलग फंक्शन नहीं लिखूंगा, ट्राइंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया, सर्कल एरिया, मैं फंक्शन का नाम सिंपली एरिया रखूंगा। सिर्फ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करते वक्त उसके अलग अलग फॉर्मूले से उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। और जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपका एरिया का, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा कि कंपाइल टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या है। सो आई होप इट इज क्लियर कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। उसके बाद आता है मेन पार्ट प्रोग्रामिंग पे। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको लगते हैं डेटा टाइप, स्ट्रक्चर्स, इन्यूमरेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरे, स्ट्रिंग, एक्सेस स्पेसिफायर, सेपरेटिंग इंटरफेसेस एंड इंप्लीमेंटेशन। सो इन चीजों को यूज करके आप लोग प्रोग्राम क्रिएट करते हो। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे इन सभी का यूज कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब आप लोग जो लिख रहे हो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, दैट इज नथिंग बट द डेटा टाइप। उसका मीनिंग क्या होता है? अ डेटा टाइप इज अ टाइप, a type is the kind of data that variable is allowed to hold. A type is the kind of data, मतलब जो डेटा टाइप में जो टाइप है, is the kind of a data that variable is allowed to hold। इसका मतलब क्या हो गया? अगर टाइप है इंटीजर, तो उसका डेटा सेट क्या आएगा? ऑल होल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया यहाँ पे 8765 माइनस 98। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया कि इंटीजर का रेंज क्या है, -32,768 टू +32,768, राइट। तो ये कुछ नंबर है जो उसके अंदर क्या आएंगे। डेटा टाइप है इसका न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है न्यूमेरिक रियल। न्यूमेरिक रियल मतलब क्या? ऑल रियल नंबर्स होल प्लस डेसिमल, मतलब जो आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो बोलते हो, सो उसको बोलते हैं, उसका क्लास जो है वो न्यूमेरिक है, लेकिन उसके अंदर का रियल पार्ट है। लेकिन C++ में या फिर सी में आप उसको लिखते हो फ्लोट। सो जो जहां पे डेसिमल आएगा, होल नंबर्स, और उसके अंदर डेसिमल आएगा, वो सभी डेटा टाइप्स क्या है? वो रियल नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स। सो ये कोटेशन मार्क है ना, सिंगल कोट है, डबल कोट नहीं है, मेरे से गलती से लिखा गया है, ये सिंगल कोट है। सो कैरेक्टर के अंदर क्या क्या आ सकता है? ऑल लेटर्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, एंड स्पेशल सिंबल्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल कोट में ए, सिंगल कोट में कैपिटल ए, सिंगल कोट में इक्वल्स टू, मतलब आपके स्पेशल सिंबल भी आएंगे, आपके ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं, आपके नंबर्स भी आ सकते हैं, और आपके डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो सभी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो? कैरेक्टर्स के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे देखो, ए सिंगल है, यहाँ पे ए सिंगल है, यहाँ पे इक्वल्स टू सिंगल है, लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज सराउंडेड विद द डबल कोट्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो आर्ट है, ये नंबर है, लेकिन ये डबल कोट्स में डाला हुआ है, इसके लिए ये भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो डैश ऑपरेटर यूज किया है, तो ये भी डबल कोट्स के अंदर है, तो ये भी स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर में आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, बट अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर यूज करने हैं तो आपको डबल कोट्स यूज करके वैल्यूज लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो डेटा टाइप आता है उसका नाम है लॉजिकल, जिसको आप बुलियन भी बोलते हो। उसका डेटा सेट होता है ट्रू और फॉल्स, और उसका एग्जांपल भी क्या है? ट्रू और फॉल्स। आपको रिटर्न, अगर आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हो तो उसका आउटपुट आइदर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, तो उसके लिए लॉजिकल डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कैरेक्टर डेटा, अल्फान्यूमेरिक डेटा, सिंगल डिजिट नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी क्या है? कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैं डाल रहा हूँ, ये क्या है? स्ट्रिंग। उसके बाद लॉजिकल डेटा जो कि ट्रू एंड फॉल्स है, और इसके अलावा कुछ डेटा टाइप्स है जिसको बोलते हैं डेट डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो डेट डेटा टाइप आप कब यूज करते हो? जब आपको डेट के साथ कुछ फंक्शनिंग करना है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या हुआ? आपकी क्लासेस, आपके ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप खुद से भी बना सकते हो, इन्यूमरेशन। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि फ्लो कंट्रोल करना। ठीक है, सो कंट्रोल स्ट्रक्चर नॉर्मली इज अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। However, in many cases, a program has to choose among alternative statements. Alternative statement C++ provides constructs that enables the programmer to select which statement in the program to be executed next. This is called as a transfer of control. So transfer of control इसका मतलब क्या हो गया कि let's say for example, अगर आपको 60 के ऊपर मार्क्स है, 60% के ऊपर अगर आपको मार्क्स है, तो आप डिस्टिंक्शन में हो। अगर 60 के नीचे नहीं है तो आप फर्स्ट क्लास में हो। यहाँ पे दो कंडीशंस है, राइट? 60 के ऊपर मार्क्स और 60 के नीचे। सो ये जो फ्लो है, तो अगर मैं ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्या करना है कि वो बच्चे का मैं क्या करने वाला हूँ, मार्क्स एंटर करने वाला हूँ, और उसमें मुझे प्रोग्राम में मेरे को बताना चाहिए कि वो डिस्टिंक्शन में है कि फर्स्ट क्लास में है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे एल्गोरिथम में दो कंडीशन है कि एक तो उसके मार्क्स 60 से ग्रेटर है, 60% से, या फिर उसके मार्क्स 60% से नीचे है।
तो दोनों को अगर मुझे चेक करना है तो मुझे यूज करना पड़ते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मतलब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है और मल्टीपल कंडीशंस को आपको चेक करते जाना है, तो आपको लगता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन से हैं। पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ, उसके बाद आता है इफ एल्स, उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद आता है स्विच। तो अभी हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम में वन बाय वन इन सभी को यूज करके देखेंगे। तो प्रोग्राम हमको रन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रोग्राम आपको रन करना है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में C++ में क्रिएट करूंगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैं एक क्लास बनाऊंगा, यहाँ पे stdio में iostream डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास। आप क्लास को क्रिएट किए बिना भी क्या कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन मैं पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, उसके बाद बिना क्लास के करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, ठीक है। उसके बाद मैंने वेरिएबल लेने से अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ void accept या फिर void check नाम का फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ सी आउट। सब में पहले मैं मार्क्स एंटर करवाऊंगा, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे सीन कराऊंगा मार्क्स, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख लूंगा, वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। अभी इसके अंदर मैं इफ, यहाँ पे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली इफ है। देखो यहाँ पे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली इफ है, और इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, या फिर जो सीक्वेंस में पार्ट आएगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इफ माई मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, देन मैं क्या करूंगा, सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर इन डिस्टिंक्शन, ओके। और अगर उसको 60 से मार्क्स ग्रेटर नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे उसको छोड़ दिया, यहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। ये सिंपली इफ है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्लास क्लोज, ये फंक्शन का क्लोज है चेक का, और ये इफ का क्लोज है, ओके। यहाँ पे क्लास क्लोज, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर मेन, इंटीजर मेन लिखने के बाद मैं क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट abc obj, उसके बाद मैं कॉल करूंगा obj डॉट चेक, और उसके बाद लिखूंगा रिटर्न 0। अभी मैं पहले प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, मैं यूजर को बता रहा हूँ कि मार्क्स एंटर करो, तो वो जब मार्क्स एंटर करेगा तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी इफ की। ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आपको बताता हूँ, इफ उसके अंदर आता है कंडीशन। अभी कोई भी कंडीशन के दो ही आउटपुट होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो अगर इफ ओनली आप इफ यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी तभी वो बीच में जाएगा, अदरवाइज वो अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिल गई, वो अंदर जाएगा, ये प्रिंट करेगा, बाहर आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सिंपली बाहर आएगा, मतलब आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग इसे रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, iostream.h, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, रन किया मैंने इसको। देखिए पहले वो पूछ रहा है मुझे एंटर द मार्क्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया, सब में पहले चेक फंक्शन को कॉल किया, तो वो चेक फंक्शन के अंदर गया। उसके बाद उसने मुझे पूछा एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अभी मैं डालूंगा 61। जब मैं 61 लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं जब 61 लिखूंगा तो 61 इज ग्रेटर देन 61 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 61, ये जो है 61 वो ग्रेटर देन 60 है, राइट। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू होगी वो अंदर आएगा, आपको बताएगा कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोल, यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आउटपुट देखते हैं, सी दिस कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन, इससे बाहर आया वो, और उसके बाद यहाँ पे वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, अभी मैं डालूंगा 55। अभी यहाँ पे वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। एक बार वो कंडीशन फॉल्स हो गई, वो इसके अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, वो सिंपली बाहर आ जाएगा, आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। सी दिस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंटर दिया, आउटपुट कुछ भी नहीं आया।
तो इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर को सिंपली एक ही ऑप्शन होता है, अगर वो ऑप्शन ट्रू है तो उतना पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो सीक्वेंस में अगला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, आपको एक फ्लो दिखाता हूं इफ का, ओनली इफ का, ठीक है। तो जैसे आपका एल्गोरिदम होता है, लेट्स से शेप है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूं कि अगर यहाँ पे इफ कंडीशन है, ओके, यहाँ पे इफ डाला है मैंने, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो क्या होना चाहिए, ये पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज इसने कंटिन्यू करना चाहिए नेक्स्ट पार्ट, अदरवाइज इसने नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू चाहिए। देखो अभी मैं ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपको उससे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसका वर्किंग कैसे होगा। ओके, यहाँ पे सिमिलर वे से अगर ये मार्क्स अगर 60 से ग्रेटर है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो यहाँ पे आएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद भी वो आगे जाने वाला है। अगर मार्क्स लेस देन 60 है तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, नीचे आएगा। सो ये होता है सिंपल इफ, यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं आता, एल्स पार्ट ऑलवेज गो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये अगले इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? सो मैं फिर से एक बार प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ पे पहले आप मार्क्स चेक कर रहे हो, अगर यहाँ पे आपको ट्रू आंसर मिलता है तो भी वो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज अगर आपको फॉल्स आंसर मिलता है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लिखी है मैंने फंक्शन के अंदर वो यहाँ पे आएगा। ट्रू मिलने के बाद भी वो क्या करेगा, फॉल्स इंस्ट्रक्शन में आने वाला है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज ओनली इफ। अभी दूसरा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ एल्स। सो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे दो आउटकम्स है, इफ है या फिर एल्स है। तो अगर ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ द मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 कांग्रेचुलेशन यू आर इन डिस्टिंक्शन, और अगर उससे मार्क्स लेस है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सी आउट ट्राई इट मोर फॉर द डिस्टिंक्शन, ट्राई इट मोर फॉर द डिस्टिंक्शन, मतलब आपको डिस्टिंक्शन नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी दो आउटपुट है, एक इफ में लिखा हुआ है और एक एल्स में लिखा हुआ है। अगर मैं 60 के ऊपर लिखता हूँ, मार्क्स देता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन। और अगर मैं फिर से उसको रन करूँ, यहाँ पे एल्स पार्ट करके रखा है मैंने, मतलब अगर मेरा इफ फेल होगा तो वो कहाँ पे आएगा, एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 55, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या एग्जीक्यूट कराएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा एल्स पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एंटर दिया, सी दिस ट्राई टू मोर फॉर द डिस्टिंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अभी दो ऑप्शन है उसको, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करो। समझ में आ रहा है? इसके पहले क्या था, सिंपली इफ था, वहां पे क्या हो रहा था, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ को एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहा है, यहाँ पे एल्स पार्ट में जा रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी यहाँ से चालू होती है, लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, एल्स पार्ट में। तो ये होता है इफ एल्स। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लैडर इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, जहाँ जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, लैडर होता है, लैडर, लैडर मतलब क्या, मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, हमेशा याद रखो एल्स पार्ट में कंडीशन नहीं आती, कंडीशन सिर्फ आएगी इफ पार्ट में। ठीक है, अभी यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है, अगर मेरे मार्क्स है ग्रेटर देन 60 तो वो है डिस्टिंक्शन में। ओके, अगर उसके मार्क्स है ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन 50 तो वो है फर्स्ट क्लास, अदरवाइज क्या है, वो पास क्लास में। ठीक है, मुझे इस तरीके से प्रोग्राम करना है। तो अदरवाइज मतलब 50 से लेस अगर है, उसको 50 से लेस मार्क्स है तो वो क्या है, पास क्लास में। तो यहाँ पे सब में पहले मैं जो चेक कर रहा हूँ वो है
इफ कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन, अगर मार्क्स उसको 60 से ग्रेटर है तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्टिंक्शन में बता रहे हो। लेकिन अगर उसको मार्क्स ग्रेटर देन 60 नहीं है तो आप डायरेक्टली दिखा रहे हो कि तेरे को और ट्राई करना है डिस्टिंक्शन के लिए, राइट। अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है कि उसके मार्क्स 60 से ग्रेटर है, लेस है और 50 से ग्रेटर है। तो मैं कैसे करूंगा, उसको बोलते हैं लैडर इफ। मतलब अभी मैं क्या करूंगा, इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स के कंडीशंस यूज करूंगा मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ यहाँ पे डाल रहा हूं, अगर मेरे मार्क्स है लेस देन 60 एंड और सॉरी और लेस देन 60 और मार्क्स है मेरे ग्रेटर देन 50, अगर इस तरीके की मेरी कंडीशन है तो मेरे को आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास। ओके, तो इस तरीके से अगर उसको 60 से लेस मार्क्स है और 50 से ग्रेटर है तो उसको आउटपुट क्या मिलेगा, यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास। अगर किसी ने इनपुट दिया है, किसी के मार्क्स है 45, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये ऑपरेटर और का है, और ऑपरेटर क्या करता है, आइदर ये या फिर ये दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के मार्क्स 45 है तो वो यहाँ पे भी एंटर नहीं करेगा, यहाँ पे भी एंटर नहीं करेगा, तो हमको उसको दिखाना क्या है, वो सिंपली पास है, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, एल्स में लिख सकते हो सी आउट यू आर पास। यहाँ पे फंक्शन क्लोज, ये जो क्लोज है वो फंक्शन का क्लोज है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अभी मैं इसको रन करता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, तीनों कंडीशन आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन 29 लाइन नंबर, ओके। यहाँ पे 45 डाला था तो इस वजह से था। अब इसको रन करता हूँ, देखिए सब में पहले उसने पूछा एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं 61 देता हूँ तो मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। तो वो जब ये ट्रू हो जाएगी तो वो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं, मतलब सिंपली आउटपुट क्या मिलेगा आपको, कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन, और वो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, सीरीज कांग्रेचुलेशन यू आर इन अ डिस्टिंक्शन, प्रोग्राम क्लोज। अभी मैं यहाँ पे इसको फिर से रन कर रहा हूँ और मैं इनपुट दे रहा हूं 55, अगर मैं इनपुट दूंगा 55 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास। एक बार ये आउटपुट मिल गया है, वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, वो सीधा यहाँ पे आएगा बाहर, ठीक है, सीरियस यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास। और अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं रन करके 45 इनपुट दे रहा हूं, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, समझ में आ रहा है। तो एल्स को फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर उसको वो डिस्टिंक्शन में नहीं है स्टूडेंट, अगर वो फर्स्ट क्लास में नहीं है तो ऑफकोर्स वो पास क्लास में होने वाला है, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जब लैडर इफ एल्स यूज करते हो तो लास्ट में जो एल्स आने वाला है उसके अंदर कंडीशन चेक नहीं होती, यहाँ पे लैडर इफ एल्स मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कहाँ पे डाली है, इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे मुझे चेक करना है वो फर्स्ट क्लास में है कि नहीं, समझ में आया। तो अभी देखो मैं 45 दे रहा हूँ, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स होने की वजह से वो कौन से पार्ट में आएगा, एल्स में, और एल्स में जो लिखा है उसको प्रिंट करा देगा। देखो यू हैव 45, ओके ओके, तो यहाँ पे मार्क्स इज लेस देन 60 दिया है ना, तो 45 लेस देन 60 है, राइट, इसके लिए वो कंडीशन के अंदर है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मार्क्स शुड बी लेस देन, मार्क्स फर्स्ट क्लास के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, marks should be greater than 50 and marks and आएगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, and marks should be less than 60, ये कंडीशन आएगी, मतलब उसके मार्क्स 50 से ग्रेटर भी चाहिए, राइट, और 60 से लेस भी चाहिए। तो ये एंड का यूज क्या होता है, जहां पे हम लोग एंड यूज करते हैं तो दोनों जगह पे जब ट्रू रहेगा, दोनों जगह पे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में, तो आपको आउटपुट मिलता है ट्रू। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे 55 मार्क्स है तो मेरा मार्क्स ग्रेटर है 55 से, तो पहले मुझे मिलेगा ट्रू, उसके बाद मार्क्स लेस देन 60 से ट्रू है, मतलब लेस देन 60 से, तो यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा, तब जाके उसका आंसर होगा ट्रू। अभी यहाँ पे वो फॉल्स क्यों हो रहा था, देखो मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने और डाल के रखा था, तो और की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एक फॉल्स है, मतलब ट्रू और फॉल्स है, ट्रू ये सिंबल और फॉल्स, ऐसा अगर इक्वेशन है तो आपको आंसर मिलता है, कोई भी एक अगर ट्रू है तो आपको आंसर मिलता है ट्रू। इसके लिए उसने ये पार्ट एग्जीक्यूट किया। अभी मैंने एंड डाल दिया, अभी देखो क्या होगा, अभी मैं डालूंगा 45 इनपुट, राइट। तो 45 इनपुट देने के बाद मार्क्स ग्रेटर देन 50 है क्या, 45 नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स मिल गया तो ये क्या हो जाता है, फॉल्स। क्लियर। तो अभी देखो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ, अभी इनपुट दूंगा 45, अभी मैंने इनपुट दिया 45, अभी मैं एंटर दूंगा, तो यहाँ पे देखो ये 45, सब में पहले ये कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन आपको समझ में आई है फॉल्स कैसे हुई है, बिकॉज 45 इज नॉट ग्रेटर देन 50। क्लियर। ये ट्रू है कि 45 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 60 है, बट 45 ये ग्रेटर देन 50 नहीं है, इसके लिए ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और उसके बाद आएगा एल्स पार्ट। तो अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा यू आर पास्ड। सो यहाँ पे वो दोनों कंडीशन फेल हो गई, इसके लिए उसने आउटपुट प्रिंट किया एल्स पार्ट में। समझ में आया। सो ये होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। और इसके बाद जो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है स्विच। तो स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तब आप लोग स्विच करते हो। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको स्विच एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो स्विच केस में आप क्या करते हो, जैसे अगर आपको क्या करना है, आपके पास दो चॉइसेस है, चॉइस जब आपके पास आती है तब आप क्या करते हो, स्विच केस यूज करते हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास दो चॉइसेस है, तो स्विच केस को समझने के लिए हम वही एग्जांपल लेंगे ग्रेड मार्क्स का, कि मार्क्स के बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि वो डिस्टिंक्शन में है कि फर्स्ट क्लास में है कि पास क्लास में है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट का स्विच केस जो होती है उसका पहले हम लोग सिंटैक्स समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली उसका फ्लो कैसे होता है। तो ये इस तरीके से उसका फ्लो होता है, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आता है जो भी आपको चेक करना है। ये एक्सप्रेशन में मल्टीपल चॉइसेस है, देखो यहाँ पे एक कंडीशन है ये, यहाँ पे एक कंडीशन है ये उसका ब्लॉक है, यहाँ पे एक कंडीशन है ये एक ब्लॉक है। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू जहां पे मैच होगी उसके करस्पॉन्डिंग कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसका एक एग्जांपल है सिंपल सा, कि आप एटीएम में जाते हो, एटीएम मशीन के अंदर, वहाँ पे एटीएम मशीन जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे आप जाते हो, जब आप एटीएम इंसर्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चॉइसेस दिखती है कि आपको मनी विड्रॉ करना है, कि आपको मनी डिपॉजिट करना है, आपको बैलेंस चेक करना है, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है। आउट ऑफ विच आप क्या करते हो, एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, राइट। तो उसी तरीके से स्विच केस वर्क करता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपका इनपुट मैटर करेगा कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, उस हिसाब से क्या होगा, उतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको स्विच केस का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मार्क्स सेट कर रहा हूँ 60। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्विच, स्विच में आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वैल्यू। तो यहाँ पे मैं मार्क्स की वैल्यू पास कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने मार्क्स पास कर दिया मार्क्स। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आती है केसेस, स्विच केस के अंदर आती है केसेस। तो यहाँ पे आती है केसेस 1, उसका सिंटैक्स है केस 1, उसके आगे आएगा ब्रेक, ये उसका डिफॉल्ट सिंटैक्स है। उसके बाद आता है केस 2, उसके बाद आता है ब्रेक, उसके बाद आता है केस 3, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती है, उसके बाद आता है ब्रेक। और अगर एक भी केस मैच नहीं हो रही है तो आता है डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ये इस तरीके का वो सिंटैक्स है, और यहाँ पे आएगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट को आता है यहाँ पे ब्रेक, हर चीज को एक ब्रेक होगा। ओके, यहाँ पे आता है कोलन। तो इस तरीके का उसका सिंटैक्स है। ओके, अब ये मार्क्स की वैल्यू क्या है, 60। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो ये वैल्यू इस केस के साथ मैच करने को ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से सी आउट स्लैश एन यू आर इन डिस्टिंक्शन। ओके, अगर सेकंड है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट यू आर इन फर्स्ट क्लास। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दो ही केसेस ले रहा हूँ मैं, और अगर दोनों में से नहीं है, दोनों केसेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट स्लैश एन यू आर पास्ट क्लास। मतलब दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मार्क्स है, इसके मार्क्स में लेट्स से 61, तो यहाँ पे केस में क्या आएगा 61, वो क्योंकि वो यहाँ से मैच करेगा मार्क्स की वैल्यू से कि यहाँ पे वो कौन सी केस मिल रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने 61 मार्क्स दिया तो ये कंडीशन मैच होगा यहाँ पे, तो स्विच 61, तो वो केस 61 नंबर के एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट मिलेगा यू आर इन अ डिस्टिंक्शन। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वो सीधा कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कंट्रोल पास हो जाता है, मतलब वो स्विच के बाहर आ जाता है। ओके, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देता हूँ लेट्स से मैंने यहाँ पे देता हूँ 55,
ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू देता हूँ मैं 55, यहाँ पे वैल्यू करता हूँ 55, वो यहाँ पे ना आते हुए कहाँ पे आएगा 55 के अंदर आएगा और आपको दिखाएगा यू आर इन अ फर्स्ट क्लास, और उसके बाद आगे का कोड स्किप हो जाएगा और सिंपली इसके बाहर आ जाएगा। तो मैं पहले इसको रन करके दिखा रहा हूँ। रन किया मैंने यहाँ पे, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ब्रेक 32 लाइन नंबर 32, ओके यहाँ पे सेमीकोलन बाकी है। यहाँ पे रन करो फिर से इसको, देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दिया था 55, 55 कहाँ पे मैच हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या हो गया फर्स्ट क्लास प्रिंट हो गया, उसके बाद प्रोग्राम क्या आ गया बाहर आ गया। अभी मैं यहाँ पे इसको वैल्यू क्या करूँ 61, जो कि मैंने यहाँ पे दी है केस में 61, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैच कहाँ पे होगा यहाँ पे, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। देखो यू आर इन डिस्टिंक्शन। और अगर मैं 61 और 55 इनको छोड़ के कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 60 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई केस मैच हो रही है क्या, यहाँ पे केस 1 भी मैच नहीं होगी, केस 2 भी मैच नहीं होगी, तो वो कहाँ पे आएगा डिफॉल्ट केस में, और डिफॉल्ट केस में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेट्स से 40 दिया मैंने, यहाँ पे कुछ कहीं पे मैच नहीं हुआ, मैं रन कर रहा हूँ, वो डिफॉल्ट केस में आएगा यू आर पास्ट लिख के खत्म कर देगा। सो इस तरीके से स्विच केस रन होता है। तो ये केस मैच होती है यहाँ पे, ओके। ये जैसे मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया, आप वैसे कैरेक्टर के बारे में भी कर रहे हो। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैरेक्टर, लेट्स से कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर की वैल्यू दे रहा हूँ आर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच केस में डालूंगा कलर, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं केस लिखता हूँ कलर आर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ यू हैव सिलेक्टेड रेड, ओके। और अगर मैं उसको वैल्यू देता हूँ लेट्स से बी, तो यहाँ पे आएगा यू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आएगा यू हैव सिलेक्टेड ब्लू, इस तरीके से। और अगर ये दोनों छोड़ के मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो मेरे को क्या बताएगा वो रॉन्ग इनपुट। अगर मैं रॉन्ग इनपुट गिवन, अगर दोनों में से मैं एक भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ आर या फिर ब्लू, तो मुझे आउटपुट दिखाएगा यू हैव गिवन रॉन्ग इनपुट। चलो रन करके देखते हैं इसको, स्विच सेमीकोलन बिफोर 22, ओके यहाँ पे सेमीकोलन हो गया है। इसको मैंने रन किया, अभी आर इनपुट दिया ना मैंने, तो कहाँ पे मैच हो रहा है केस, यहाँ पे मैच हो रहा है, तो उसके अंदर मैंने जो लिखा है वो प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे यू हैव सिलेक्टेड रेड। अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ बी, तो देखो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला है यू हैव सिलेक्टेड ब्लू। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल केसेस होती है, मल्टीपल केसेस में जो इनपुट यहाँ पे आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपका पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से स्विच के स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर देखे हैं। सब में पहले हम लोगों ने इफ देखा, उसके बाद हमने देखा इफ एल्स देखा, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स देखा, उसके बाद स्विच देखा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इफ कंडीशन में एक ही पार्ट आता है, अगर इफ ट्रू है तो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन पे जाएगा सीधा। इफ एल्स में अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा जैसे इफ में होता है। वो क्या करेगा, इफ अगर प्रॉपर है तो इफ के अंदर जाएगा, अगर इफ अगर फॉल्स है तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। और नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करना है तो आप नेस्टेड इफ एल्स लगाते हो, और उसके बाद स्विच। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, उनमें से आपको एक एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको यूज करना पड़ता है स्विच। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, अगला पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।